अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। और इसमें हमने फोसल रिकॉर्ड के एविडेंस देखने हैं, बायोकेमिकल जिसको मॉलिक्यूलर एविडेंस भी कहते हैं, कंपैरेटिव एनाटॉमी, इसमें हमने एम्ब्रियोलॉजिकल एवोल्यूशन भी पढ़नी है, और ऑब्जर्वेबल इवेंट्स, इसके बारे में हमने ये 4 एविडेंस हैं एवोल्यूशन के, ये हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले एवोल्यूशन क्या है? जेनेटिक चेंज इन पॉपुलेशन थ्रू टाइम। तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कोई जेनेटिक चेंज आ जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हम उसको एवोल्यूशन कहते हैं। तो एवोल्यूशन का कंसेप्ट सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने दिया। ऑन हिज जर्नी अराउंड द वर्ल्ड डार्विन फाउंड एविडेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंज। डार्विन ने एक जर्नी स्टार्ट किया था, वो गया था गैलापागोस आइलैंड में। वहाँ पर उसने बहुत सारे फॉसिल्स डिस्कवर किए, बहुत सारी स्पीशीज जो लाइव थी वो भी डिस्कवर की। डार्विन साइटेड एविडेंस ही फाउंड इन फॉसिल रिकॉर्ड। इसने जो एविडेंस देखे वो क्या थे? फॉसिल रिकॉर्ड में थे। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी देखी कि एक फॉसिल एक एरिया में है तो उसी स्पीशीज का फॉसिल किसी दूसरे एरिया में होगा। एंड होमोलोगस स्ट्रक्चर, और इसने होमोलोगस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी दिया। नेक्स्ट, अब हमने एविडेंस स्टार्ट करने हैं। टुडे मोस्ट एविडेंस फॉर एवोल्यूशन आर ग्रुप इन 4 मेन कैटेगरीज। सबसे पहले है बायोकेमिकल, फिर उसके बाद फोसल रिकॉर्ड, फिर कंपैरेटिव एनाटॉमी, और लास्ट भी है ऑब्जर्वेबल इवेंट्स। तो सबसे पहले हमने फोसल रिकॉर्ड देखना है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि पैलियोंटोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ फोसल। जब भी हम फोसल को स्टडी करेंगे तो वो किस ब्रांच में आएगा? पैलियोंटोलॉजी में आएगा। अब फोसल्स क्या होते हैं? द मेन आर ट्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव लॉन्ग अगो। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बहुत पहले दुनिया में प्रेजेंट था, फिर वो मर गया और उसके ट्रेसेस मिले, उसके बॉडी पार्ट्स मिले जो डेड थे, ज़मीन के अंदर बोरिड थे, वो हमें मिले हैं, तो उसको हम कह देते हैं फॉसिल्स। अब इसकी एग्जांपल है कि फॉसिल किस फॉर्म में हो सकते हैं? बोन की फॉर्म में हो सकते हैं, टूथ की फॉर्म में हो सकते हैं, और शेल की फॉर्म में हो सकते हैं। अब ट्रेसेस क्या होती हैं? ट्रेसेस होती हैं बर्रो, यानी कि ऑर्गेनिज्म जिस बर्रो के अंदर रहता था, जिस बिल के अंदर रहता था, वो ट्रेस होगी। फुटप्रिंट, अगर उस ऑर्गेनिज्म का किसी रॉक पे कोई फुटप्रिंट नज़र आ गया, उसके पाँव के निशान नज़र आ जाएँ। इम्प्रिंट, ये भी वही होता है कि वो किसी भी रॉक के अंदर उसके चलने के निशान नज़र आ जाएँ, तो उसको हम कहते हैं इम्प्रिंट। तो सबसे पहले फॉसिल रिकॉर्ड हम देखते हैं। मोस्ट फॉसिल आर फाउंड इन लेयर्ड सेडिमेंट्री रॉक। तो रॉक की 3 टाइप्स होती हैं, इग्निशियल रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है फॉसिल्स के हवाले से, वो है सेडिमेंट्री रॉक। ये आप देखें, ये डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है? तो अगर आप इसमें से ओल्डेस्ट लेयर देखेंगे तो ओल्डेस्ट लेयर वो होगी जो सबसे नीचे होगी। ये वाली लेयर ये सबसे ओल्डेस्ट है। तो यहाँ पर जो फॉसिल होगा वो भी सबसे ओल्ड होगा, उसकी एज ज़्यादा होगी। अगर हम इससे ऊपर देखेंगे तो ये दूसरी लेयर आ गई। ये इससे ओल्ड नहीं हो सकती, लेकिन इससे ओल्ड है, ठीक है? आगे हम जब इसको देखेंगे तो ये इससे ओल्ड नहीं है, लेकिन इससे ओल्ड है। इसी तरह जब हम इसको देखेंगे तो ये इससे ओल्ड नहीं है, लेकिन इससे ओल्ड है, और ये सबसे यंगेस्ट लेयर है, ठीक है? नेक्स्ट है कंपेयरिंग फॉसिल फ्रॉम डिफरेंट लेयर। अगर हम ये डिफरेंट लेयर्स के फॉसिल्स को कंपेयर करें तो लाइफ ऑन अर्थ हैज़ चेंज। तो हमें नज़र आएगा कि अगर एक ही स्पीशीज़ के फॉसिल हमें डिफरेंट लेयर में मिल रहे हैं, तो एक स्पीशीज़ के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आती रहेंगी। तो ये क्या साइन है? ये साइन क्या है? किस चीज़ को पॉइंट करता है? लाइफ ऑन अर्थ हैज़ चेंज्ड, ठीक है? नेक्स्ट, इंक्रीज नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म, और साथ साथ लाइफ की फॉर्म भी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है? नेक्स्ट है बायोकेमिकल एविडेंस देखें। ट्रिपलेट ऑफ डीएनए नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस दैट कोड फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। अगर हम अमाइनो एसिड की सीक्वेंस और अमाइनो एसिड का जो जेनेटिक कोड होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ये ले लेते हैं प्रोलीन, ठीक है? तो ये अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखेंगे प्रोलीन अमाइनो एसिड का जेनेटिक कोड, तो वो सब ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम हो, ठीक है? तो ये भी एक एविडेंस है कि एक ऑर्गेनिज्म, सब ऑर्गेनिज्म का जो एंसेस्टर है, ओरिजिन है, वो क्या है? सेम है। यानी कि प्रोलीन अमाइनो एसिड है, ये जितने भी दुनिया के अंदर ऑर्गेनिज्म है, सब में ये प्रोलीन होगा, और इसका जेनेटिक कोड बिल्कुल सेम होगा, ठीक हो गया? आगे हम अगर देखें, अमाइनो एसिड ट्रिपलेट इज़ द सेम इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म। तो तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक कोड सेम होता है। नेक्स्ट, सिमिलरिटी ऑफ ट्रिपलेट डीएनए कोड मेकिंग अप अमाइनो एसिड शो अ प्रोबेबल कॉमन एंसेस्टर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। मैंने अभी बात की कि अगर एक अमाइनो एसिड लें और उसका जेनेटिक कोड देखें तो वो तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम होगा। तो ये हमें एक साइन दे रहा है कि कॉमन एंसेस्टर हैं, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म से सारे ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुए। नेक्स्ट, अब ये देखें जेनेटिक कोड क्या है? यूनिवर्सल है। सिमिलर जीन ओवर द एज जेनेटिक कोड हैज़ पास्ड अनचेंज्ड। यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक जेनेटिक कोड दूसरे ऑर्गेनिज्म में गया तो वो चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल, ठीक है? नेक्स्ट,
द अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन अ पर्टिकुलर प्रोटीन इज कंपेयर बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ये देखें, अमाइनो एसिड सीक्वेंस इज प्रोबेबली द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म। अमाइनो एसिड डिफरेंस इन हेमोग्लोबिन विद ह्यूमन। अगर हम यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ का हमने टेबल बनाया है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या-क्या डिफरेंस आ रहे हैं अमाइनो एसिड सीक्वेंस के अंदर। बहुत कम है। अगर हम गोरिल्ला की बात करें, तो गोरिल्ला की जो हेमोग्लोबिन है और हमारी हेमोग्लोबिन है, तो उसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, एक अमाइनो एसिड का डिफरेंस है। वर्सेस मंकी को देखेंगे, तो उसमें हमारी जो हेमोग्लोबिन है और मंकी की हेमोग्लोबिन है, उसमें 8 डिफरेंस है। माउस का देखेंगे तो 27 हो जाएँगे, चिकन का देखेंगे तो 45 हो जाएँगे, फ्रॉग का देखेंगे तो 67 हो जाएँगे, लैम्प्रे का देखेंगे तो 125 हो जाएँगे। तो इससे क्या बात साबित हो रही है? इससे ये बात साबित हो रही है कि इनका ओरिजिन सेम है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह ये फिश से एम्फीबियन बने, तो इसमें थोड़ी-सी चेंज आई। इसी तरह एम्फीबियन से बर्ड तक पहुँचे, तो इसमें थोड़ी-सी चेंज आई। इसी तरह बर्ड से मैमल्स तक पहुँचे, तो इसमें भी थोड़ी-सी चेंज आई। अब मैमल्स की आगे डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, तो वहाँ तक एक मैमल की स्पीशीज़ से दूसरी मैमल की स्पीशीज़ में कन्वर्ट हुआ, तो उसमें भी कम चेंज आई। और इसी तरह जब आगे गए गोरिल्ला में, तो गोरिल्ला में और ज़्यादा कम चेंज आई। और जब गोरिल्ला से इंसान बना, तो उसमें सिर्फ एक चेंज आई, सिर्फ 1 अमाइनो एसिड की चेंज आई। तो ये भी एक एविडेंस है कि ऑल ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। थर्ड जो एविडेंस है, वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी का। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होती है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ऐसी स्ट्रक्चर जिसका फंक्शंस डिफरेंट होता है, लेकिन उसकी इंटरनल एनाटॉमी वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ बात करते हैं ये टर्टल के लिम्ब देखें और एलिगेटर के लिम्ब्स देखें, दोनों की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? लेकिन स्पीशीज़ ये दोनों अलग हैं। अब टर्टल के क्या करते हैं लिम्ब, वो वाटर के अंदर तैरने में मदद देते हैं। जबकि एलिगेटर ये टेरेस्ट्रियल होता है, तो ये ज़मीन पर चलने के लिए भी इस्तेमाल करता है। इसी तरह अगर हम मैमल्स का देखें, मैमल और बर्ड का देखें, तो ये बर्ड के लिम्ब्स देख लें और मैमल्स के देख लें। ऑलमोस्ट इसमें सेम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, लेकिन फंक्शन इनका डिफरेंट होता है। इसको हम कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर विद सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। फंक्शन उसका डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर सिमिलर हो। एग्जाम्पल है लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट। अगर टर्टल का देखें, एलिगेटर का, बर्ड का, मैमल का, तो इनका फंक्शन डिफरेंट होता है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर इसकी सेम होती है। अच्छा, अब ये होमोलोगस स्ट्रक्चर हमें किस चीज़ की तरफ इशारा करती है? सिमिलर जीन, जीन इसमें सिमिलर है। डिसेंड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। अब ये 2 हमें पॉइंट देती है कि या तो उन ऑर्गेनिज़्म के अंदर जीन सेम है, या फिर उनका ओरिजिन सेम है, ठीक है? इसी तरह अगर हम एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होती है, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर या वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो एंसेस्टर के अंदर फंक्शनल थे, लेकिन डिसेंडेंट में वो उसके इम्प्रिंट, उसके निशान मौजूद हैं, लेकिन उसका फंक्शन नहीं है, उसका काम नहीं है। इसको हम कह देते हैं वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। ऑर्गन सो रिड्यूस इन साइज दैट आर नॉन फंक्शनिंग रिमेन्स ऑफ सिमिलर ऑर्गन इन अदर स्पीशीज। अब इसकी एग्जांपल है ह्यूमन टेल बोन। अब ह्यूमन के अंदर टेल देखें तो नहीं होती, लेकिन उसका उस टेल बोन का क्या कहने की इम्प्रिंट मौजूद है। इंसान के अंदर भी मौजूद है उसका इम्प्रिंट, लेकिन टेल नज़र नहीं आती। इसी तरह अपेंडिक्स, इंसान के अंदर अपेंडिक्स होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो इसका भी कोई काम नहीं होता इंसान के अंदर। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा पीछे जाएँ मैमल्स में और रूमिनेंट्स में देखें, तो उसमें उसका फंक्शन होता है। वो एज़ अ फर्मेंटर के तौर पर काम करती है। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं जो उसकी फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन इंसान के अंदर ये काम नहीं करती। इसी तरह वेल पेल्विस ये दिखाया गया है इधर, तो ये भी वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशनरी पास्ट। तो वेस्टिजियल ऑर्गन हमें क्या बताती है? एवोल्यूशनरी पास्ट, यानी कि पास्ट के अंदर ये स्ट्रक्चर फंक्शनल थी, लेकिन अब ये फंक्शनल नहीं रही। कॉमन एंसेस्टर विद स्पीशीज दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर दैट आर स्टिल फंक्शनिंग। लेकिन वो स्ट्रक्चर इसके एंसेस्टर के अंदर अभी मौजूद है और वो काम कर रही है। लास्ट पे जो है वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस देखते हैं। एम्ब्रियो ऑफ डिफरेंट स्पीशीज में अपीयर सिमिलर इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जिस तरह वर्टिब्रेट डेवलपमेंट, तो देखें ये वर्टिब्रेट डेवलपमेंट सब में सेम है। फिश में देखेंगे तो ऐसे ही एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होगा।
फिशेस के बाद आते हैं एम्फीबियन, उसमें देखेंगे तो उसमें भी बिल्कुल सेम सीक्वेंस होगी और रेप्टाइल के अंदर भी सेम होगी। इसी तरह बर्ड के अंदर भी सेम होगी और मैमल के अंदर सेम होगी। डिफरेंस कहाँ आएगा? जब ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, यानी कि पूरा अडल्ट जब बन जाता है तब जाके डिफरेंस आता है। लेकिन डेवलपमेंट जो प्रोसेस होता है, यानी कि सबसे पहले क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी, क्लीवेज होगी, फिर उसके बाद मेरुल्ला होगा, गैस्ट्रुल्ला होगा, फिर उसके बाद नोरुल्ला होगा, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होगी। ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद जब अडल्ट बनेगा, अडल्ट की जो आखिरी स्टेज है वो सब में डिफरेंट होगी और पहली वाली जो सारी स्टेज हैं वो सब में सेम होगी। कंपैरिजन ऑफ सिमिलरिटी इन एम्ब्रियो कैन शो, तो ये किस चीज़ की तरफ इशारा है? जब हम एम्ब्रियो की सिमिलरिटी देखेंगे, रिलेशनशिप टू अ कॉमन एंसेस्टर, तो ये भी कॉमन एंसेस्टर की तरफ इशारा है। अब ये देखें, एम्फीबियन का और ये रेप्टाइल का है और ये मैमल्स का है। ठीक है? तो इसमें आप देखें सब में सीक्वेंस ऑलमोस्ट सेम आ रही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने 3 एविडेंस डिस्कस किए, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, मॉलिक्यूलर एविडेंस और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, हम उसका आंसर भी करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।